तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा एक नया चैप्टर है क्लास 10th का, वो है बहुपद, पोलिनोमियल्स। चलिए उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें, देखिए पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देखना आप लोगों को, क्योंकि मैं 6 क्लास से लेकर के, क्योंकि बहुपद के बारे में जो स्टार्टिंग है वो आपका 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, तो देखिए जैसे 6th में आपने क्या जाना था, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ। 6th में आपने चर अचर को समझा था। 7th में कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है, यही चर अचर से जोड़ने के लिए, घटाने के लिए वो चीजें पढ़ी होंगी। और 8th क्लास में भी आपने इन्हीं सभी चीजों को आगे देखा होगा। और 9th क्लास में वो चीजें और बढ़ करके आगे हो गई, और यहीं पे इसका नाम पड़ गया क्या, बहुपद। 9th क्लास में क्या नाम हो गया इसका, बहुपद। और 10th में भी इसका नाम क्या है सर, बहुपद ही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए तो हम इन चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो हम लोग जो 6th में पढ़े थे, देखिए एकदम बेसिक से 6th में हम लोग पढ़े थे कि चर, ठीक है, और एक पढ़े थे हम लोग अचर। चर के बारे में आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल जो होता है, यानी चर ऐसा होता है कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, यानी ये वैल्यू रखता है। चर क्या करता है, वैल्यू रखता है, इसका वैल्यू हमेशा, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है। यानी आप पढ़े होंगे एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड, कभी एक्स का वैल्यू 2 हो गया, कभी वाई का वैल्यू 3 हो गया, कभी जेड का वैल्यू 6 हो गया, समझ गए ना। तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, जरूरी नहीं कि एक्स का वैल्यू 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन चीजों को देखना है। जबकि अचर में क्या होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 -1 -4, इसका मान -1/2, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो इन चीजों को आपने पहले ही 6th 7th में देख लिया है। तो चलिए अब यहां से जो 8th क्लास में आप पढ़े हैं, आपने पढ़ा है बीजीय व्यंजक। क्या पढ़ा है सर, बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पढ़ते हैं सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए तो बीजीय व्यंजक किसको कहा जाता है, तो देखिए सुनिए किसको कहा जाता है। कहता है कि चर और अचर को, चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, चर और अचर के सम्मिलित रूप को चर अचर बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आप खुद एग्जांपल निकालिए। देखिए इसका बीजीय व्यंजक का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। देखिए कुछ भी चर और अचर से उठाइए ना। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 2x + 4, क्या ये बीजीय व्यंजक है, जी सर है। अब हम लिख दिए -1/2x + 4, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ सर है। हमने लिख दिया -3x प्लस स्क्वायर दे देते हैं यहाँ 4y + 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ सर है। तो चलिए इन चीजों को भी जानना जरूरी था, बीजीय व्यंजक। अब हम लोग सीधा चलते हैं कहाँ, बहुपद के पास। तो इन चीजों को आपने देखा है किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से गुना किया जाता है। बीजीय व्यंजक में बहुत सारी चीजों को आपने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब आगे हम लोग बात करते हैं सीधा 9th क्लास की, जहां पे हम लोगों को देखना है बहुपद। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप एक बार इसे देख लीजिए। यहाँ जो हमने लिखा है, अगर आप मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो हमने लिखा है, इसको पहले आप यहाँ एग्जाम्पल को आप अच्छे से ले लीजिए। एग्जाम्पल आप यहाँ से अच्छे से इसको देख लीजिए। देख लिए एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुपद जो कहा जाता है, पोलिनोमियल्स जो कहा जाता है, आपने बीजीय व्यंजक को अच्छे से समझा, जिसमें चर और अचर सम्मिलित रूप से होंगे वो बीजीय व्यंजक होंगे। और ऐसे बीजीय व्यंजक, क्या सर, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या में रहेंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि चरों का जो सर घातांक होगा ना, चरों का जो घातांक होगा वो किस में होगा सर, पूर्ण संख्या में होगा। अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या में है, अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या में है तो ये बहुपद होगा। अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। आपके सामने मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, आप खुद देखिए इस एग्जाम्पल को, दिख रहा है। चलिए देखिए, अब बताइए क्या यहाँ चरों के घातांक जो हैं, देखिए चर के घातांक 2 है, x के पावर 1 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या में है। और यहाँ पे x का पावर 0 है, क्या है, कुछ नहीं है, तो x का पावर 0 है, तब तो x का पावर 0 ये हो जाता है 1, 2 × 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है। इसको बोलते हैं अचर पद। कैसा पद बोलते हैं सर, अचर पद बोलते हैं। तो बताइए क्या ये जो है बहुपद है, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि इसमें सभी पूर्ण संख्याएं हैं।
क्या ये बहुपद है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ भी हमारा जो चर का घातांक है, चर का घातांक है, यानी इसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या में है। क्या ये बहुपद है? तो सर x रूट x है, तो रूट x का मतलब हो जाता है सर x टू द पावर 1/2 प्लस 4। इसको अगर हम फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इसी तरह से आएगा कि x का पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो x का पावर जब 1/2 आया तो देखिए ये पूर्ण संख्या होता है नहीं, मतलब ये हमारा, समझ में आ गया कि ये हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए 1/x का पावर 2, अब 1 का बटे x का पावर 2 है, इसका मतलब x का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी ये भी बहुपद नहीं है सर। अब देखिए ये बहुपद है, जी हाँ बहुपद है, ये बहुपद है, जी हाँ बहुपद है, ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। अब देखिए 5 भी खुद में एक बहुपद है, और ये एक ऐसा बहुपद है, इसको बोलते हैं अचर पद। कैसा पद बोलते हैं? अचर पद वाला बहुपद। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 जो हमारा है सर, ये जो 5 है, इसमें 5 गुने x का पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और x का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 5 गुने 1 इक्वल टू हो जाता है 5। तो 5 खुद में एक बहुपद है, इसलिए इसको अचर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? अचर पद कहा जाता है। चलिए हम आगे की बातें करते हैं आप लोगों के सामने, कि जैसे देखिए आपको यहाँ चर के संख्या के आधार पर एक तो क्वेश्चन बनते हैं, चर के संख्या, जो 9th में आपने पढ़ा है कि चर की संख्या के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद एक बनेंगे बहुपद की घात के आधार पर। तो पहला ये चीज जानना जरूरी है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात होता है किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में पदों का, यानी इसमें कोई भी पद है, ठीक है, एक बहुपद है, एक बहुपद है, एक बहुपद है, इसमें जो पद होंगे उसके अधिकतम घात, ठीक है, यानी बहुपद की अधिकतम घात जो होंगे, यानी किसी भी पद की अधिकतम घात, पद की अधिकतम घात। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बहुपद की अधिकतम घात होंगी, यानी पद की जो अधिकतम घात होंगी, वही बहुपद की घात होंगी। 9th में यही क्वेश्चन है। चलिए हम यहाँ पे कुछ डील करते हैं आप लोगों के सामने में, बताइएगा आप लोग खुद। चलिए यहाँ देखिए चरों की संख्या क्या होगी, तो देखते हैं x एक चर है, x एक चर है, तो चरों की संख्या कितनी होगी? ओनली 1। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए चरों की संख्या क्या है, तो ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। चलिए यहाँ आते हैं चरों की संख्या, तो 1 x है यहाँ, एक x है यहाँ, y है यहाँ, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है सर? 2 है। अब देखिए यहाँ पे चरों की संख्या क्या है? x है, y है, z है, यानी चरों की संख्या कितनी है? 3 है। अब यहाँ देखिए चरों की संख्या कितनी है? 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? आ रहा है बात समझ में? चलिए अब इसी तरह से जब आपने देखा कि चरों की संख्या है, तो इसी चरों की संख्या के आधार पर भी हमारा बहुपद का प्रकार होगा। और घात की जो संख्या है, यानी घात देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 घात है, इसमें कितना है? अधिकतम कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, तो अधिकतम कितने घात हुए? तो बहुपद के घात क्या हो जाएंगे? यहाँ 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। अब यहाँ देखिए बहुपद के घात क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे x का पावर 3 है अधिकतम, यानी इसके बहुपद के घात 3 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ का बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ आइएगा तो x का पावर 4 है, y का पावर 3 है, 3x का पावर 1 है, तो सबसे अधिक किसका है? x का पावर 4, यानी इस बहुपद की जो घात होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ पे देखिएगा कि x का पावर 2 है अधिकतम, तो इस बहुपद के घात क्या होंगे? 2 होंगे। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम 2 है, इस बहुपद के घात अधिकतम कितने होंगे? 2 होंगे। और ये जो है अचर पद में जो बहुपद है, यहाँ पे x का घात क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x का पावर 0 है, तो x का घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने वही है, क्वेश्चन नहीं है, मतलब कंसेप्ट है, उसको देखिए। चरों के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमको जानने हैं एक चर वाले बहुपद के बारे में, और 2 चर वाले बहुपद, और 3 चर वाले। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें एक चर होगा एक चर वाला बहुपद होगा, 2 चर होगा तो 2 चर वाले बहुपद होंगे, 3 चर होगा तो 3 चर वाले बहुपद होंगे। जैसे देखिए यहाँ एक चर है, एक चर वाले बहुपद है, एक चर है, एक चर वाले बहुपद है, ये तो बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद है ही नहीं। आइए यहाँ 2 चर है, 2 चर वाले बहुपद हैं, 3 चर है, 3 चर वाले बहुपद हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पद के आधार पर हम लोग देखते हैं, यानी एक पद अगर होगा तो एक पद वाला बहुपद कहेंगे, 2 पद होगा 2 पद वाले बहुपद कहेंगे, 3 पद होगा 3 पद वाले बहुपद कहेंगे, यानी मोनोमियल्स एक पद, बाइनोमियल्स द्विपद, और त्रिपदी को ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अंग्रेजी आपको जानने बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन जब आएगा ना तो इंग्लिश का बहुत अधिक यूज होता है, समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए एक पद वाले बहुपद, पद का मतलब होता है इसमें कितने टर्म है, टर्म, पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो कितना पद वाला हुआ बउआ? तो त्रिपदी हो गया। क्या हो गया सर? त्रिपदी हो गया। नहीं हो गया, 3 पद है। इसमें कितने हैं? ओनली 1 पद है,
देखिए x का क्यूब है और इसी का ना गुना में है, तो एक के पद हुआ। क्या हुआ? एक ही पद हुआ। आपने 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये एक ही पद हुआ। कितना पद हुआ सर? एक ही पद हुआ, तो एक पदी हो गया। अब ये तो खत्म है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 तीन पद हो गया, त्रिपदी हो गया। 1 2 3 तीन पद हो गया, त्रिपदी हो गया। 2 पद द्विपदी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। अब घात के आधार पर बहुपद है, जो कि अभी हम लोगों को वर्तमान में यही पढ़ना है, यानी 10th क्लास में जो पढ़ना है ना, इसी को एकदम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद या तो रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। तो एक घात अगर होगा तो देखिए एक घात इसमें कहाँ कहाँ है? इसमें 2 घात है, क्योंकि अधिक घात को देखेंगे। घात में किसको देखते हैं? पावर जिसका सबसे अधिक हो। तो देखिए 2 घात वाला को द्विघात कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। देखिए हम जो ये आपको लिखा है ना, ये आपको 9th 10th दोनों में काम आएगा। ठीक है, 9th 10th दोनों में काम आएगा। बस इसके बाद जो हम बात बताएंगे वो सिर्फ 10th वाले के लिए है, लेकिन यहाँ तक 9th अभी जो बोल रहे हैं वो 9th और 10th दोनों आप देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ क्या है, एक घात वाला बहुपद खोजिए। एक घात इसमें किस में है? तो एक घात वाला अगर बहुपद खोजें तो इसमें एक घात वाला हमने लिखा है क्या? एक घात वाला तो हमने नहीं लिखा है, तो मान लीजिए यहीं पे हम एगो लिख देते हैं। एक घात वाला लिख दें 3x + 4 लिख दिए। क्या लिख दिए? 3x + 4। तो देखिए एक घात वाला यही हो गया। घात कितना है? अधिकतम एक घात है, तो एक घात वाले बहुपद हो गए। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। द्विघात है यानी 2 घात वाले बहुपद। तो 2 घात देखिए इसमें किसका है? तो 2 घात यहाँ पे है सबसे अधिक, तो ये द्विघात बहुपद हो गए। क्या हो गए? द्विघात बहुपद हो गए। 3 घात, देखिए 3 घात ये भी है। 3 घात यहाँ एक ही है, एग्जाम्पल में हमने लिखा है। तो इस तरह के जितने भी फॉर्म्स बनेंगे ना, हमने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। इस तरह से जितने भी फॉर्म्स बनेंगे आप बातों को समझ लीजिए और समझने के बाद आप जाके सवाल बनाइए, एकदम समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। हमें 2 बातें सीखनी है, ठीक है, बहुपद से। एक तो हमारा होगा शून्यांक। क्या होगा सर? शून्यांक। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जीरोस, ZEROES। ठीक है, एक बातें हमें सीखनी है जिसका नाम है गुणांक। क्या नाम है सर? गुणांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, COEFFICIENT। ठीक है, ये 2 चीजों को जाननी है। आप जान रहे हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएंगी बातें। चलिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x ^ 2 + x + 4। ठीक है सर, मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिख दिया। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 3x ^ 3 - 2x² + 4x। क्लियर हो गए? चलिए बातें करते हैं। देखिए यहाँ शून्यांक किसको कहेंगे? शून्यांक कहा जाता है, शून्यांक कहा जाता है अगर आप इसके फॉर्म को, ठीक है, अगर आप इसके फॉर्म को ऐसा तोड़ो। क्या करो? जब शून्यांक दिया है तो बराबर में तो 0 लिख दो, और इसके फॉर्म को ऐसा तोड़ो कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद वो वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर हो जाए उसका अंक। यानी आपको जो इसका वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें कोई ऐसा अंक हम रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या कर देगा? 0 कर देगा। अगर वो 0 कर देता है तो यही चीजें तो आप 9th क्लास में इसको गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए सीखे भी हो। ठीक है, तो इसको अगर आप तोड़ दिए, तोड़ने के बाद अगर हमारा वैल्यू क्या आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है, तो उसको हम शून्यांक कहते हैं। और गुणांक किसे कहते हैं? शून्यांक अभी हम बताएंगे, एक सवाल सॉल्व करेंगे। और गुणांक को देखते हैं। देखिए गुणांक किसको कहा जाता है? यानी कोफिशिएंट। गुणांक कहा जाता है यानी हर एक चर में, हर एक चर में, ठीक है, यानी जो भी, देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, यानी 3 आदमी बैठा हुआ है। तीनों आदमी में देखिए इसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 2। ठीक है, यानी यहां हमारा जो हुआ x का गुणांक यानी x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हुआ सर? 2 हो गया। x का गुणांक क्या हो गया? तो सर 1 हो गया। कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या हो गया? तो इसमें क्या हो गया? ये लास्ट वाला पद जो है ये अचर पद है, तो अचर पद का ही गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ x का गुणांक हो गया, ये क्या हो गया? 1। और यहाँ हो गया अचर पद का गुणांक, अचर पद का कोफिशिएंट। तो अचर पद का जो कोफिशिएंट हुआ सर वो क्या हुआ? 4 आया। चलिए यहाँ की बातें करते हैं गुणांक के लिए। x³ का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 3। x² का कोफिशिएंट क्या है? -2। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बच्चा क्या करता है? माइनस छोड़ देता है। हमेशा ध्यान में रखना है कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो उसके पीछे वाला जो उसका साइन होता है वो उसका अपना साइन होता है। यानी x² का अगर गुणांक खोजेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, और इसमें देखिए x का गुणांक 4 आया। इसमें हमने अचर पद लिया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणांक इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शून्यांक को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। x² + 7x + 5 है। ठीक है,
इसका हम लोग शून्यांक निकाल करके देखते हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए करना क्या है, पहले इतना बराबर क्या लिख देना है, 0। और शून्यांक निकालते कैसे हैं, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। आपको सर बताए होंगे कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो लास्ट वाला और शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर दीजिए। तो शुरू का कोफिशिएंट क्या है सर, 2। लास्ट का कोफिशिएंट क्या है सर, 5। कितने आए, 10। अब कहता है इस 10 को ऐसा तोड़िए 10 को, यानी जोड़िए घटाइए, जो भी करना पड़े। यानी आपको शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर देने हैं। शुरू वाले और लास्ट वाले के कोफिशिएंट को क्या करना है, गुना कर देने हैं। गुना करने के बाद सेकंड काम आपको क्या करना है कि बीच वाला आदमी को पकड़ना है। ये क्या है, यहाँ पे 7x है, यानी 7 को पकड़िए। 7 में देखिए क्या ये दोनों को गुना करने के बाद जो 10 आया, तो किस संख्या को हम लें तो ये 7 आ जाएगा, जोड़ने पर या घटाने पर। तो घटाओ तो यहाँ पे है नहीं, तो जोड़ने पर ही कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा सर 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, तो सर 7 तो आ गया, लेकिन 3 मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना होगा, इसका एक और गुणनखंड खोजते हैं। तो 2 और 5 आता है। क्या आता है, 2 और 5। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। क्यों, क्योंकि 5 2x को जोड़िएगा 7x और 5 2 जा 10x²। समझ में आ गया कि नहीं बच्चा, बोलिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ा लगा लीजिए, पेयर कर लीजिए। शुरू वाला का पेयर, लास्ट वाला का एक साथ पेयर। तो इसमें पेयर कीजिएगा, x कॉमन आ जाएगा। x जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x प्लस 5। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉमन आया है ना, तो पोस्ट में वही आना है। तो +1 यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ भी क्या बचेगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, जिसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, 9th का जब बहुपद का हम वीडियो डालेंगे उसको देख लीजिएगा एक बार, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में यहाँ भी आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 2x प्लस 5 तो आपका पहले कॉमन आ गया, दोनों में से एक, और इधर बचे क्या, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए 2x प्लस 5 का अगर वैल्यू निकालें, किसका, 2x प्लस 5 का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, ये भागाम उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर हम x प्लस 1 का वैल्यू निकालें तो ये उधर से जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि x का जो वैल्यू आएगा -5/2 आने वाला है। क्या आने वाला है, -5/2। और यहाँ पे सर x का वैल्यू क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो हम प्यार से कहेंगे सर, हम क्या कहेंगे यहाँ, प्यार से कहेंगे कि ये जो सर आपने समीकरण दिया था 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसके 2 शून्य का आएंगे। एक तो शून्य का आएगा -5/2 और एक शून्य का आएंगे -1। अब देखिए यही -5/2 या -1 को जब आप इसमें x के जगह पुट कीजिएगा, किसके जगह, x के वैल्यू में पुट कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, -1 को ही पुट कीजिए। देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ, यानी ये इसका मान 2 हो गया। अब देखिए 7 के जगह क्या पुट करना है, -1, तो ये कितना हो गया, -7 हो गया, यहाँ +5 है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। अब हम लोग 10th की बातों में अगर देखेंगे तो 10 मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। तो शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है और शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो आपको हम यहाँ फॉर्मूला बताएंगे कि एक को x को मान लेंगे अल्फा, एगो को मान लेंगे बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा आप मान सकते हैं, लेकिन एगो को मान लीजिए अल्फा, एगो को मान लीजिए बीटा, मतलब शून्यकों का योग। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर क्या होता है, c/a। तो अब इसको हम लोग देखेंगे चैप्टर में। आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब हमारा ये कंप्लीट आपका कंसेप्ट बहुपद का खत्म हो गया। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों बच्चे इसको अच्छे से देखिए और पहले अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जैसे हम लोग चैप्टर में घुसेंगे, 2.1 में तो कुछ है नहीं, ग्राफ से संबंधित चीजें हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग चैप्टर में घुसेंगे तो आपको सभी चीजें याद आएंगी और वहां पे हम आपको बताएंगे किस तरह से शून्यकों का योगफल निकाला जाता है और किस तरह से शून्यकों का गुणनफल और योगफल, इन दोनों चीजों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो एकदम आप बने रहिए और आप अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और उनका भी अपना जो 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, और हमारा भी यही कोशिश रहेगा कि हम आपको इतना कुछ दें जिससे आपको काफी सहयोग मिले।